question number 463. The nurse is monitoring a client for sign and symptom related to superior vena cava syndrome, which is an early sign of this oncological emergency. So friends, जब हमने ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज हमने की थी प्रीवियस क्लास में, तब हमने ये टॉपिक कर लिया था सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर, राइट। सो इसमें हमने 3 उसमें डिवाइड किया था, साइन एंड सिम्टम में डिवाइड किया था इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को। फर्स्टली हमने क्या था कि इमीडिएट साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहेगी उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, एंड लेटर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, राइट। सो उसमें हमारे साइन एंड सिम्टम थे। मैं आपको सिम्टम्स भी बताती हूँ। फर्स्टली क्या है ये सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम कब होता है, जब ट्यूमर नियर बाय ईयर होता है या लिम्फोमा, राइट, लिम्फ नोड्स में होता है, राइट। तब ये मेनली होता है जब ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है टू ब्लड फ्लो टू द सुपीरियर वेना केवा, राइट। सो कैंसर जब एयरवे में जब कैंसर होता है वो कंप्रेस कर देता है सुपीरियर वेना केवा को, कंप्रेस कर देगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा कि अपर एरियाज़ में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अपर एरिया में कहाँ कहाँ पे नहीं हो पाएगी, लाइक हेड, नेक एंड अपर ट्रंक, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, राइट। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हो जिसमें हमने ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की थी, राइट। एंड सेरिब्रल, उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा होगा, फेशियल एडिमा होगा एंड पफिनेस होगा। सो ये अर्लियर साइन एंड सिम्टम होंगे इस डिजीज़ के, राइट। क्योंकि हेड को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, फेस को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, नेक को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा होगा। सेरिब्रल रिटर्न इसमें नहीं हो पाता है टू द हार्ट, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है और पर्सन को शॉक भी हो जाता है, राइट। इसमें हमारा अर्लियर साइन एंड सिम्टम क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइनोसिस। साइनोसिस नहीं होगा। आर्म एडिमा, नो। आर्म एडिमा होता है जब जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहेगी, जो एडिमा है वो प्रोग्रेस करेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा टू द हैंड एंड द आर्म। तो सेकेंड वन इज़ नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया है कि इसके इमीडिएट साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, राइट। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए हैं। सो पेरी ऑर्बिटल एडिमा, येस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा। इसमें पर्सन को एडिमा होगा, फेशियल एडिमा होगा, पफिनेस होगी, और एडिमा कहाँ होगा, अराउंड द आइज। सो पफिनेस एडिमा होगा। एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस चेंज। सो मेंटल स्टेटस चेंज कब होगा, ये होता है लेटर स्टेज में, बिल्कुल लास्ट में होगा ये, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 464. The nurse manager is teaching the nursing staff about sign and symptom related to hypercalcemia in a client with metastatic prostate cancer, and tell the staff that which is late sign or symptom of this oncological emergency. ये भी हमने oncological emergency में किया था कि एज ए नर्स मैनेजर आप टीच कर रहे हो नर्सिंग स्टाफ को अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ रिलेटेड टू हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया इज ऑल्सो एन इज एन एमरजेंसी, राइट। सो इसमें किसकी वजह से हो रहा है, क्या कौन सा ट्यूमर पर्सन को हुआ, किस टाइप का कैंसर हुआ है, मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर हुआ है पेशेंट को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर कैल्शियमिया हुआ है। एंड tell the staff that which is late sign and symptom of oncological emergency. हाइपरकैल्शियमिया की लेट
साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द हेडेक। सो हेडेक इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर, राइट। सो हेडेक हाइपर कैल्शियमिया में नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिस्पेजिया। डिस्पेजिया भी इसमें नहीं होगा। एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इसमें होगा बट ये होगा अर्ली स्टेज में, राइट, अर्ली स्टेज। सो आप इतना ध्यान रखना, कैल्शियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है ये, पेरिस्टालसिस। मीन्स अगर कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो पेरिस्टालसिस विल बी डिक्रीज। सो मीन्स कैल्शियम इंक्रीज होगा, अगर पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो रहे हैं देन पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर कैल्शियम डिक्रीज होगा तो पेरिस्टालसिस विल बी इंक्रीज। तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो पेरिस्टालसिस को, राइट। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस इज द लेट सिम्टम ऑफ हाइपरकैल्शियमिया। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंज में क्या आएगा, इसमें एसटी सेगमेंट शॉर्ट होगा, एसटी शॉर्ट होगा एंड टी वेव विल बी वाइड, राइट। एस टी शॉर्ट हो जाएगा और टी वेव वाइड हो जाएगी, राइट। सो ये आएगा हमारा लेट सिम्टम ऑफ hypercalcemia. So next question is question number 645. As part of chemotherapy education, the nurse teaches a female client about the risk for bleeding and self-care during the period of greatest bone marrow suppression. The nurse understands that further teaching is needful if the client make which statement. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स टीच कर रही है फीमेल क्लाइंट को अबाउट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड सेल्फ केयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट बोन मैरो सुप्रेशन। ग्रेटेस्ट बोन मैरो सुप्रेशन में किस में, द नैडिर पीरियड में। नैडिर पीरियड मैंने आपको बताया था, नैडिर पीरियड कब होता है, व्हेन कीमो आर हाईएस्ट इफेक्टिव लेवल। जब कीमो हाईएस्ट इफेक्टिव लेवल पे होती है तब WBCs उसके लोएस्ट लेवल पे होती है, राइट। सो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नाडिर पीरियड बोलते हैं। सो नर्स ने अंडरस्टैंड किया कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। अगर पेशेंट क्या स्टेटमेंट दे रहा है रिलेटेड टू ब्लीडिंग एंड सेल्फ केयर ड्यूरिंग द ग्रेटेस्ट बोन मैरो सुप्रेशन, राइट। सो कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी कॉज करती है इम्यूनोसुप्रेशन, इम्यून को सुप्रेस करती है, राइट। इम्यूनोसुप्रेशन का काम करती है, इम्यून को सुप्रेस करती है। अगर इम्यून सुप्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन मैरो सुप्रेस हो रही हैं और जिसकी वजह से हिमेटोपोइसिस विल बी डिक्रीज, ब्लड प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, जिसकी वजह से WBCs डिक्रीज हो जाएंगे। अगर WBCs डिक्रीज हो रही हैं देन देयर इज़ अ इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। एंड सेकेंड क्या है इसमें, जब बोन मैरो सुप्रेस होंगी देन प्लेटलेट काउंट दैट विल बी डिक्रीज, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। सॉरी, प्लेटलेट काउंट विल बी, प्लेटलेट की वजह से, राइट। सो प्लेटलेट्स की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट का नंबर जब इंक्रीज हो जाएगा देन ब्लीडिंग के चांसेस दैट विल बी इंक्रीज। सो हमने ब्लीडिंग प्रिकॉशन इसमें लेनी है कि ब्लीडिंग के लिए हम पर्सन को क्या बोलेंगे। सो इसमें भी क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज़ बोली गई है कि ब्लीडिंग के लिए और हम नाडिर पीरियड में हम एजुकेशन दे रहे हैं कि कैसे ब्लीडिंग के रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड सेल्फ केयर के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट बोन मैरो सुप्रेशन। तो उसमें आप क्या एजुकेशन दोगे या आप जो एजुकेशन दे रहे हो आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन ने अंडरस्टैंड कर लिया है, या पर्सन ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है जिससे आपको लग रहा है कि पेशेंट को फिर से टीचिंग की ज़रूरत है, राइट।
सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आई शुड अवॉइड ब्लोइंग माई नोज। येस, अगर हमने ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है तो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने अवॉइड करना है कि आप नोज़ ब्लो ना करें, राइट। तो इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। आई मे नीड अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न इफ़ माई प्लेटलेट काउंट इज़ टू लो। अगर पेशेंट बोल रहा है कि अगर मेरा प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, देन मुझे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न लेना चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक एस्पिरिन फॉर माई हेडेक। येस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या करता है? और ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज करता है। तो पेशेंट बोल रहा है कि मैंने एस्पिरिन लेनी है जब मुझे और ज़्यादा हेडेक होगा। तो नहीं, यहाँ पे हमें लगेगा कि हमने पेशेंट को फिर से टीच करना है अबाउट दिस डिसऑर्डर। आई विल काउंट द नंबर ऑफ पैड एंड टेम्पोन्स आई यूज व्हेन द मेंस्ट्रुएटिंग। यस, कि कितनी मुझे ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो मैंने पैड काउंट करने हैं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सो प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है? इसमें डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग के रिस्क पे है पेशेंट। सो ब्लीडिंग के रिस्क के लिए आप क्या क्या पर्सन को एजुकेशन दोगे, राइट। So next question is question number 466. The community health nurse is instructing a group of young female client about breast self-examination. The nurse should instruct the client to perform the examination at which time? So previous class में हमने लास्ट क्लास हमने की थी, उसमें हमने किया था टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको मैंने बताया था। एंड अब हम आज हमसे पूछा गया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो कौन सा बेस्ट टाइम है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? सो एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन? नहीं। एवरी मंथ ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन? सो ये भी इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन, एवरी मंथ ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। क्यों? बिकॉज ये जो पीरियड होते हैं इसमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, राइट। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेशेंट की ब्रेस्ट में जो फीमेल हैं उनकी ब्रेस्ट में चेंजेस वैसे ही आए होते हैं, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। सो वीकली वीकली तो हम नहीं करेंगे, सो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिन। यस, आफ्टर 1 वीक हम मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक के बाद हम ये करेंगे, राइट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम करते हैं। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम मंथली करते हैं एंड आफ्टर 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन करते हैं, आफ्टर 7 डेज। एंड और कब करते हैं? और इसको करते हैं हम बाथिंग टाइम पे, राइट। बाथिंग टाइम पे करेंगे हम इसको, बाथिंग टाइम पे। एंड सर्कुलर मोशन में हम चेक करते हैं। सर्कुलर मोशन कैसे हम करेंगे? हम यूज़ करेंगे अपोजिट हैंड। अगर हम असेस कर रहे हैं लेफ्ट ब्रेस्ट को, राइट, देन वी विल यूज़ राइट हैंड। राइट हैंड में हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल एंड रिंग फिंगर, राइट। इसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, राइट। अपोजिट हैंड, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, तो 3 फिंगर हम इसमें यूज़ करेंगे, राइट। सो अगर हम राइट ब्रेस्ट के असेसमेंट करें, देन हम लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर यूज़ करेंगे इन सर्कुलर मोशन में, राइट। सो आपको ये पता चल गया कि कब हमने चेक करनी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हम कब करते हैं? एवरी मंथ करेंगे, बाथिंग टाइम पे करेंगे, आफ्टर 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन करेंगे। एंड इसमें हम सर्कुलर मोशन में हम असेस करेंगे ब्रेस्ट को। अपोजिट हैंड हम यूज़ करते हैं, इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे, मिडिल फिंगर यूज़ करेंगे एंड रिंग फिंगर यूज़ करेंगे। एंड टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? इसको भी हम मंथली करते हैं, आफ्टर वार्म बाथ करते हैं, बिकॉज इसमें स्क्रोटल की स्किन लूज हो जाती है, सो ईजी हो जाता है टू असेस द टेस्टिस। एंड इसमें हम इंडेक्स फिंगर एंड थम यूज़ करते हैं। ओनली 2 फिंगर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, एक इंडेक्स फिंगर एंड थम फिंगर, उसको भी हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 467.
A client is diagnosed as having intestinal tumor. The nurse should monitor the client for which complication of this type of tumor. Select all that apply. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सन डायग्नोस्ड है इंटेस्टाइन ट्यूमर पर्सन को हुआ है, नर्स ने मॉनिटर करनी है इसकी कॉम्प्लिकेशन इस ट्यूमर की। सो कौन कौन सी इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इंटेस्टाइनल ट्यूमर के। सो लाइक पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है, राइट, उसमें क्या है, इंटेस्टाइन में ट्यूमर है, राइट। जैसे हम ले लेते हैं कि पेशेंट को यहाँ ट्यूमर है, जैसे जैसे ट्यूमर की ग्रोथ होती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिटोनियम कैविटी होगी, राइट, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पर्सन को क्या होगा, जैसे जैसे ट्यूमर की ग्रोथ होती रहेगी वो कंप्रेस करता रहेगा इंटेस्टाइन को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस भी पर्सन को हो सकता है। अगर पेरिटोनाइटिस पर्सन को होगा देन हैमरेज भी पर्सन को लिटरली जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी डिजीज़, वैसे वैसे क्या होगा, पर्सन को हैमरेज भी पर्सन को हो सकती है। सो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इंटेस्टाइनल ट्यूमर की, राइट। सो इसमें बावल ऑब्स्ट्रक्शन होगी एंड बावल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, फिस्टुला फॉर्मेशन होगी। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी, क्योंकि ट्यूमर है तो फूड आगे पास नहीं होगा, जो वेस्टेज फूड होगा वो आगे पास नहीं हो पाएगा, राइट। सो आगे पास नहीं होगा तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो जाएगी, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द फ्लैटुलेंस। सो फ्लैटुलेंस इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग, सो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ द पेरिटोनाइटिस। येस, पेरिटोनाइटिस पर्सन में होगा। अगर पेरिटोनाइटिस हो रहा है देन हैमरेज भी होगी, देन फिस्टुला फॉर्मेशन भी होगी, येस, एंड बॉवल परफोरेशन भी होगा, राइट। एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये नहीं होगा, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 468. The nurse is caring for a client following a mastectomy. Which nursing intervention would assist in preventing lymphedema of the affected arm? So, this one is also an important question. So, नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की आफ्टर मेस्टेक्टमी। सो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स को असिस्ट करेगी फॉर प्रिवेंटिंग लिम्फेडिमा ऑफ द अफेक्टेड आर्म। सो आफ्टर मेस्टेक्टमी लिम्फेडिमा इज़ अ मेन कॉम्प्लिकेशन आप बोल सकते हो, राइट। सो हमने इस चीज़ से कैसे प्रिवेंट करना है किसी भी फीमेल को। सो आफ्टर मेस्टेक्टमी हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने आर्म्स को एलिवेट करके रखना है एट द लेवल ऑफ द हार्ट, राइट। सो इसमें हमने ग्रेविटी का ध्यान रखना है कि ब्लड फ्लो की ग्रेविटी का ध्यान रखना है, राइट। कि हमने पेशेंट को ऐसी कोई पोजीशन नहीं देनी है या तो उसमें ब्लड स्टेसिस हो, राइट। सो ग्रेविटी का हमने इसमें ध्यान रखना है। इसमें हमने पर्सन को बोलना है कि एलिवेट करे अपने आर्म को एट द लेवल ऑफ द हार्ट। एंड सेकंड वन इज़ सिंपल आर्म एक्सरसाइज, हमने पेशेंट को बोलना है कि आप वो कीजिए, राइट। एंड आपने कोई भी ब्लड प्रेशर या इंजेक्शन हो गया या इंटरवेनस लाइन होगी वो आपने वहाँ से अफेक्टेड आर्म से आपने नहीं लेना है, राइट। जो अफेक्टेड साइड है उस साइड से आपने नहीं लेना है, या आप ब्लड सैंपल ले रहे हो वो भी आपने उस साइड से नहीं लेना है, राइट। एंड आपने क्या करना है इसमें, इसमें आपने मेन ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दिया ग्रेविटी का, ब्लड फ्लो की ग्रेविटी का। सो देखते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन। प्लेसिंग कूल कंप्रेशन ऑन द अफेक्टेड आर्म। सो कूल कंप्रेशन हम सुजेस्ट नहीं करेंगे, सुजेस्टेड मेजर नहीं होती है टू प्रिवेंट द लिम्फेडिमा, राइट। सो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एलिवेट द अफेक्टेड आर्म ऑन द पिलो अबव द हार्ट लेवल, येस।
एंड अवॉइडिंग आर्म एक्सरसाइज इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, नो। सिंपल हमने एक्सरसाइज बतानी है पेशेंट को, हमने ये नहीं बोलना है कि आप अवॉइड करो उन चीज़ों को। मेंटेनिंग एन इंटरवेनस साइट बिलो द एंटीक्यूबिटिकल एरिया ऑफ द अफेक्टेड साइड, नो। अफेक्टेड साइड से हमने बिल्कुल भी ना ब्लड प्रेशर लेना है, ना हमने उसमें आईवी लाइन हम उसमें यूज़ करेंगे, ना ही हम ब्लड ड्रॉन करेंगे फॉर द सैंपल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 469। The nurse is providing dietary teaching for a client with diagnosis of chronic gastritis. Chronic gastritis patient को हुआ है. The nurse instruct the client to include which food rich in vitamin B12 in their diet. Select all that apply. Gastritis के लिए आप टीच कर रहे हो पेशेंट को, जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को आप टीच कर रहे हो. सो नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को कि आप कौन कौन से फूड आप इंक्लूड कर सकते हो जो रिच हैं विटामिन B12 से. सो विटामिन B12 फूड डाइट कौन कौन सी है वो हमने देखना है ऑप्शंस में. सो जब गैस्ट्राइटिस पर्सन में होता है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, लंबे टाइम से गैस्ट्राइटिस है पर्सन को, उसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग इरिटेट होगी और डिटेरिएट होती रहेगी, राइट. जिसकी वजह से पेराइटल सेल फंक्शनिंग लॉस हो जाएगी, राइट. जो लाइनिंग है स्टमक लाइनिंग क्या हो जाएगी, डिटेरिएट होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेराइटल सेल्स हैं दैट विल बी लॉस. पेराइटल सेल, अगर पेराइटल सेल डिक्रीज हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं तो उसकी वजह से सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर वो भी लॉस हो जाएगा, राइट. ये क्या कॉज करेगा, सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट विल बी, इंट्रिंसिक फैक्टर वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है. एंड इसकी वजह से क्या आएगा, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस्ट हो रहा है तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, राइट. B12 की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. सो ये भी नहीं हो पाएगी. सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो विटामिन B12 की क्या हो रही है, वहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है. B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा. सो इसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपने विटामिन B12 रिच फूड लेने हैं अपनी डाइट में. सो विटामिन B12 रिच फूड कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे आ जाएंगे नट्स, ऑर्गन मीट्स, ड्राइड बीन्स, सिट्रस फ्रूट हो गया, ग्रीन लीफी वेजेस होगी, एंड यीस्ट हो गया, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट वन इज द नट्स, यस. सेकेंड वन इज द कॉर्न, नो. लीवर, यस. एप्पल, एप्पल भी नहीं है. एंड लेंटिल्स, सो लेंटिल्स हो गया. एंड बनाना, सो बनाना भी ऑप्शन में, ये भी इसका फूड रिच इन विटामिन B12 का नहीं है. सो विटामिन B12 रिच फूड कौन कौन से है, नट्स होगी, लीवर हो गया, एंड लेंटिल्स हो गए, राइट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 5. सो आपको पता लग गया कि गैस्ट्राइटिस में क्या है, गैस्ट्राइटिस में स्टमक की लाइनिंग क्या हो रही है, लॉस हो रही है, जिसकी वजह से पेराइटल सेल फंक्शनिंग भी लॉस हो रही है. अगर पेराइटल सेल की फंक्शनिंग लॉस हो रही है तो उसकी वजह से सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट विल बी लॉस्ट. सो सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर वो भी लॉस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. अगर विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होगा, राइट. सो इसके लिए हमने विटामिन B12 रिच
फूड के लिए बोलना है हमने पेशेंट को कि आपने विटामिन B12 रिच फूड लेनी है। सो कौन कौन से फूड हैं, नट्स हो गया, ऑर्गन मीट हो गए, ड्राइड बीन्स होगी, सिट्रस फ्रूट हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी एंड यीस्ट होगी, राइट। So next question is question number 470. The nurse is instructing client with iron deficiency anemia regarding the administration of a liquid oral iron supplements. Which instruction should the nurse tell the client? So nurse instruct कर रही है client को who is suffering from iron deficiency anemia. सो नर्सिंग टीच कर रही है किससे रिलेटेड कि लिक्विड ओरल आयरन सप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो क्या इंस्ट्रक्शन एज अ नर्स आप क्लाइंट को दोगे रिगार्डिंग लिक्विड ओरल आयरन सप्लीमेंट। सो आयरन अगर हम आईएम रूट से देते हैं देन जेट ट्रैक मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं, राइट। अगर हम आईएम दे रहे हैं सो अगर हम ओरल वे में दे रहे हैं देन हमने पर्सन को बोलना है कि आप स्ट्रॉ के साथ इसको ले सकते हो एंड मिक्स विथ फ्रूट जूस मीन्स सिट्रस फ्रूट के साथ मिक्स करके आप उसको ले सकते हो। जस्ट आफ्टर द मील भी आप इसको ले सकते हो, राइट। सो आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, डेडिनम में एंड जेजिनम में, राइट। सो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, लाइक अगर ओरल आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इसमें मेटेलिक टेस्ट आता है पर्सन को। सो हमने एडवाइस करना है पेशेंट को कि आपने ब्रश करने हैं टीथ आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन एंड क्योंकि इसकी वजह से टीथ डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लैक कलर के टीथ हो जाते हैं, राइट। सो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने ब्रश करने हैं टीथ। कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से हो सकती है एंड ब्लैक स्टूल पर्सन में हो सकता है। और अगर पेशेंट को हमने बोलना है कि आपने इसको मिल्क के साथ नहीं लेना है, मिल्क क्या करता है इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है, और एंटासिड भी हमने नहीं लेने हैं बिकॉज एंटासिड भी इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एडमिनिस्टर द आयरन administer the iron at meal time. सो मील नहीं लेना है हमने। सो मील टाइम पे हम पर्सन को नहीं देंगे, आफ्टर मील जस्ट आफ्टर द मील हम पेशेंट को ये देंगे। एडमिनिस्टर द आयरन थ्रू द स्ट्रॉ, यस स्ट्रॉ के साथ हम बोलेंगे। एंड मिक्स द आयरन विथ सीरियल टू एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं हमने सिट्रस फ्रूट के साथ बोलना है लेने के लिए, राइट। एंड ऐड द आयरन टू एप्पल जूस फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने एप्पल जूस के साथ भी नहीं देना है इसको, हमने किस चीज़ के साथ देना है, सिट्रस जूस के साथ दे सकते हैं, फ्रूट जूस के साथ हम इसको सिट्रस फ्रूट जूस के साथ हम इसको दे सकते हैं, राइट। सो एप्पल सिट्रस फ्रूट तो नहीं है, सो हम इसके साथ नहीं देंगे। हम एडमिनिस्टर करेंगे आयरन थ्रू अ स्ट्रॉ, राइट, बिकॉज ये टीथिंग डिस्कलरेशन कॉज करता है, ब्लैक कलर के टीथ हो सकते हैं, मेटेलिक टेस्ट होता है। सो इसके लिए हमने क्या बोलना है पर्सन को कि आपने ब्रश करने हैं आप अपने टीथ। कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है एंड ब्लैक स्टूल कॉज कर सकता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 471. Laboratory studies are performed for a client suspected to have iron deficiency anemia. The nurse reviewed the laboratory result knowing that which result indicate this type of anemia. तो नर्स परफॉर्म कर रही है लेबॉर्ट्री स्टडीज़, पेशेंट की स्टडी कर रही है एंड पेशेंट सस्पेक्टेड है पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो नर्स रिव्यू करेगी लेबॉर्ट्री रिजल्ट को। सो लेबॉर्ट्री रिजल्ट में ऐसी कौन सी मीन्स रिपोर्ट में हमें ये पता चलेगा कि पर्सन को ये एनीमिया है, राइट। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में हमसे इसमें पूछा गया है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मेनली अफेक्ट किस पे पड़ेगा, आरबीसीज पे। सो आरबीसीज में चेंजेस आएंगे, आरबीसीज विल बी डिक्रीज, आरबीसीज इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। आरबीसीज में माइक्रोसिस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक, राइट, माइक्रोसिस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक इसमें क्या हो जाएंगी, वो उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो आरबीसीज होंगी वो माइक्रोसिस्टिक हो जाएंगी एंड हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। और जो एमसीवी हैं एंड एमसीएच हैं,
आपने पेशेंट की रिपोर्ट्स देखी होंगी या जब आप रेगुलर टेस्ट करवाते हो तो आपकी भी ये इसमें आता है एमसीवी एंड एमसीएच। एमसीवी क्या है? ये साइज़ बताता है हमें आरबीसीसी का, राइट। एमसीवी क्या बता रहा है? साइज़ को बता रहा है। एंड एमसीएच क्या बता रहा है? एमसीएच हमें बताता है अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो साइज़ भी, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है देन साइज़ भी डिक्रीज होता है एंड अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन दैट विल बी डिक्रीज। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एलिवेट हेमोग्लोबिन लेवल, नो, हमसे एनीमिया पूछा गया है। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट, नो। एलिवेट रेड ब्लड सेल काउंट, नो, एलिवेट नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे। रेड ब्लड सेल दैट आर माइक्रोसिस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक, यस, जो रेड आरबीसीज हैं दैट विल बी माइक्रोसिस्टिक होंगी एंड हाइपोक्रोमिक होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, हेमेटोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो नेक्स्ट क्लास में हम मेडिसिन करेंगे, इसकी कीमोथेरेपी हम स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।